हेलो दोस्तों, तो जीके जीएस का मिक्स सेट 6 आज शुरू करने चल रहे हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि सोशल साइंस और साइंस दोनों से मिक्स करके 15 क्वेश्चन रोज़ शाम 7 बजे आपको मिलता है लाइव सेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ये क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन जीके जीएस का मिक्स सेट 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों हम सभी बीमारियों को बता देते हैं। इन विटामिनों की कमी से जो भी बीमारियां होती हैं वो सब मैं बता देता हूं आपको। कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग, नाइट ब्लाइंडनेस का बीमारी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी की बीमारी होती है। इससे क्या होता है कि मसूड़ों से खून बहने लगता है। विटामिन सी की कमी होने से स्कर्वी बीमारी हो जाती है, जिसके चलते अगर थोड़ा सा चोट लग जाता है शरीर पर तो ब्लडिंग होने लगता है, खून बहने लगता है, मसूड़ों से खून बहने लगता है, थोड़ा सा चोट लग जाता है। तो विटामिन डी की कमी से हड्डी की बीमारी, इससे हड्डी कमज़ोर हो जाता है। और एक और होता है विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग होता है। विटामिन के की कमी से अगर आपके शरीर में कहीं कट जाता है तो वहाँ पे खून बहुत अधिक मात्रा में बहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के से होता है। तो दोस्तों आपको फिर से हम बता दें एक बार कि विटामिन बी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नामक बीमारी होती है, जिससे थोड़े से कटने फटने पर शरीर से ब्लड गिरने लगता है और अधिक मात्रा में गिरने लगता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों क्वेश्चन था रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले दोस्तों आपसे मैं आग्रह करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की थी? तो बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का उपयोग किया जाता था, कौन सी लिपि चलती थी उस समय। ऑप्शन है ब्राह्मी, द्रविड़, हड़प्पा और डी में पढ़ी नहीं जा सकती। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि बोली जाती थी वो बोली जाती थी पढ़ी। उस समय की जो भी लिपि होती थी वो लिपि भावचित्रात्मक होती थी, जिसमें चित्र होता था और उसके भाव से उस भाषा के बारे में जाना जाता था, उसके भाव को जाना जाता था, क्या भाव है, उसका क्या भाषा है, उस चित्र से पता चलता था कोई भी जानकारी। तो उस समय कोई भी लिपि नहीं चलती थी, जो लिपि चलती भी थी तो वो भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी लिपि चलती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी सही। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन है कि स्थिर पानी में हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो मच्छरों की संख्या कम क्यों हो जाती है। इसका ऑप्शन है ए में प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, यह विष बन जाता है, सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है और डी मच्छरों को भगाता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है उसको कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर जो बनी तनाव होती है उसकी झिल्ली टूट जाती है। वो उसकी झिल्ली टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप मच्छर होते हैं, मच्छर के लार्वा जैसे माने उसके बच्चे जो हैं वो लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है इस प्रकार। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लार्वा के सांस में बाधा डालता है, सांस नहीं ले पाते हैं डूबने के बाद और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे मच्छरों की संख्या में कमी आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताना है कि इसमें कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है फ्लॉपी ड्राइव, बी में माउस, सी में कीबोर्ड, डी में माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों आपको बता दें कि
फ्लॉपी ड्राइव, ये कैसेट डालते हैं तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। इसमें एंटर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एंटर कराते हैं सिस्टम में तो वो इनपुट कहलाता है। बी में आएंगे तो माउस भी आपका इनपुट ही है, क्योंकि माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में कोई वर्क होता है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर किसी भी की को हम क्लिक करते हैं, किसी भी बटन को दबाते हैं तो वो शो करता है मॉनिटर पर, कंप्यूटर में शो करता है, तो ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। और माइक्रो प्रोसेसर एक प्रक्रिया होता है, ये प्रोसेस होता है। जैसे चावल बनाते हैं तो चावल का बनना क्या है, प्रोसेसिंग है, तो ये प्रोसेसर होता है। डी नंबर क्या है, एक प्रोसेसिंग है, प्रोसेस प्रक्रिया है, जो कि ये इनपुट नहीं है। तो हमारा आंसर जो राइट होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? आपको बता दें कि प्रतिकूल ये भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन का मतलब किसी देश के अन्य देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ होने वाले लेन देन में आयात निर्यात, मतलब आगत निर्गत, जो भी हम लेते हैं सामान एक दूसरे से, मतलब देश क्या करते हैं, हमारे पास जो सामान है हम दूसरे देश को देते हैं, दूसरे देश को जो जिस सामान की आवश्यकता है वो हमसे लेता है, हम उससे लेते हैं, ये आदान प्रदान होता है। हम जितने का सामान यहाँ से भेज रहे हैं दूसरे देश में और वो देश उतना का सामान भेजता है, तो इसको अनुकूल भुगतान, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अनुकूल भुगतान संतुलन। लेकिन वही जब हम यहाँ से 100 रुपये का माल भेजे और उधर से 1000 का माल आ गया, मानते हैं कि किसी दूसरे देश से 5 लाख का माल आ गया और हमारे यहाँ से 2 लाख का माल गया, तो यहाँ क्या होगा कि हमारे ऊपर उसका कर्ज हो जाएगा, जो भुगतान की संतुलन है वो बिगड़ जाएगी। इसी को प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया है ए में, जब आयात निर्यात से अधिक हो। जब आ रहा है, आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, जब आयात आता है, आयात निर्यात से अधिक हो, जो निर्यात कर रहे हैं उससे अधिक आयात होता है, तब प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जब आयात अधिक हो, निर्यात कम हो, जब ज़्यादा मात्रा में आएगा, कम मात्रा में जाएगा, तो हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा ज़्यादा दूसरे देश का, जो प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल नहीं होगा। जब बराबर आदान प्रदान होता है तो वहाँ अनुकूल होता है, जब बराबर आयात निर्यात नहीं होता है तो वहाँ पे प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है? तो ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि किस वस्तु पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है, किस वस्तु पर? तो ऑप्शन दिया है रबर, ईंधन, कपास, चाय। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ईंधन पर। ईंधन पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। इनमें बताना है कि किस राज्य में कोयला का उत्पादन महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं होता है, मतलब ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान में कोयला का उत्पादन नहीं होता है। तो दोस्तों अगले स्लाइड क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पारादीप और कांडला बंदरगाह अवस्थित हैं। पारादीप और कांडला बंदरगाह अवस्थित हैं, कहाँ अवस्थित हैं? तो आपको हम बता देते हैं कि ये ऑप्शन दिया है पश्चिमी तट पर, बी नंबर पूर्वी तट पर, सी नंबर पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर और डी नंबर क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये पारादीप और कांडला जो अवस्थित हैं वो हैं पूर्वी और पश्चिमी तटों पर क्या है, स्थित हैं। पूर्व में उड़ीसा में पारादीप अवस्थित है बंदरगाह, और पश्चिम में कांडला, पश्चिम में गुजरात में अवस्थित है कांडला। तो पूर्व में पारादीप और पश्चिम में आपका कांडला है। पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात में अवस्थित है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है? बताना है कि इनमें से सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है, ए में है शुक्र, बी में है बुध, सी में है मंगल, डी में है शनि। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि शुक्र सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। शुक्र सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। इस शुक्र को ही, इस वेनस को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। दोस्तों आगे अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो इसका जो ऑप्शन दिया है विनोबा भावे, बी में महात्मा गांधी, सी में श्री अरविंद, डी में जयप्रकाश नारायण। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे होगा। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं।
क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व सीमेंट किस चीज़ का बना होता है? तो ऑप्शन सी में है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया का बना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है न्याय की कुर्सी, क्वेश्चन नंबर 12, न्याय की कुर्सी निम्न में से किसने स्थापित की थी? तो ऑप्शन है इसमें हुमायूं, बी में बाबर, सी में जहांगीर, डी में अकबर। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। जहांगीर को हम सबसे अच्छा मुगल सम्राट मानते हैं क्योंकि इसने ही न्याय की कुर्सी का स्थापना किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये मानते थे कि उचित न्याय ही राजा का परम दायित्व होता है। इसने आगरा के किले के शाह बुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज मतलब 90 फीट सोने की जंजीर बनवाई थी। इन्होंने लोगों के न्याय के लिए 90 फीट सोने की जंजीर बंधवाई थी जिसमें 60 घंटे लगे थे। घंटा जो घंटा होता है इसमें 60 घंटे लगे हुए थे। 90 फीट की दूरी पर 90 फीट की एक सोने की जंजीर लगी थी और उसमें 60 घंटे लगे होते थे। जिनको भी न्याय चाहिए था वो न्याय लेके जाते थे, न्याय चाहिए था वो उस न्याय की घंटी बजाते थे और उसको न्याय स्वयं जहांगीर करते थे, उसका न्याय स्वयं जहांगीर करते थे। इसलिए हम मुग़ल सम्राट में मुग़ल काल के जो सम्राट थे उसमें सबसे बेस्ट हम इन जहांगीर को मानते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है किसकी? पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में दिया है वित्त मंत्री, बी में दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी में दिया है प्रधानमंत्री और डी में दिया है संसद। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 लिख करके। इसमें क्वेश्चन दिया है 4 रक्त समुदाय जो ब्लड ग्रुप होता है 4, एक ए, एक AB, एक B तथा चौथा O। इसमें से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? मतलब इन 4 समुदायों A, AB, B और O में से बताना है कि कौन रक्त समुदाय दाता हर किसी को रक्त दे सकता है, किसी भी ग्रुप को रक्त दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ऑप्शन दिया है AB, B में दिया है A, ऑप्शन C दिया है O, ऑप्शन D दिया है B। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों हम बता भी देते हैं और इसका कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा C, O। जो O ग्रुप के लोग होते हैं वो किसी भी ग्रुप को रक्त दे सकते हैं। O ग्रुप वाले व्यक्ति रक्तदाता किसी भी ग्रुप को रक्त दे सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन से बहुत ही मतलब कोरिलेवेंट होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन है CRY, CRY किसका संक्षेपण है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है, किसका शॉर्ट रूप है। ऑप्शन है चाइल्ड रोजगार योजना, बी में सेंट्रल रोजगार योजना, सी में चाइल्ड रिलीफ योजना और डी में चाइल्ड रिलीफ एंड यू। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए लाइव सेट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। कल फिर लेके आते हैं शाम के 7 बजे 15 मिक्स क्वेश्चन साइंस और सोशल साइंस से।